तो स्वागत है फ्यूचर कैडेट्स एक नई वीडियो में और आपके जो डाउट्स हैं उसको फिर से क्लियर करते हुए। ठीक है, अब मैं आपको कैडेट्स इसीलिए बुला रहा हूं ताकि आपके अंदर एक जज्बा बने कि भाई मैं तो फोड़ना चाह रहा हूं और मैं फोड़ूंगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैदान में युद्ध करने से पहले आपका जो युद्ध है ना वो माइंड में चलना चाहिए और आपको ये होना चाहिए कि आपका सोचो कि मैं जीत गया हूं युद्ध, ठीक है, या जीत रहा हूं, मेरे को जीतने के लिए ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। सेम वही इसमें अपनाना है। जो वो क्वेश्चंस हैं वो आपके शत्रु हैं, एनिमीज हैं, और उनको हमको मार गिराना है सही टिक करके। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग देखते हैं। पेज नंबर 20 तक हो गया था, पेज नंबर 21 से देखते हैं। तो 21 पेज क्या कहता है, ये एग्जामिनेशन हॉल में जो हमको जाके वहां पे जो एनिमीज को अपने बीट करना होता है उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड क्या है कि हम लोगों को पता है क्या क्या आता है। मैथ आता है, मैथ हमारी 300 मार्क्स की आती है। 300 मार्क्स में 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन हो गया तो मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, बताइए, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया। वाह भाई, ये भी नहीं बता रहे हो। 2.5 मार्क्स का हो गया। कैसे, 12 दूनी 24 और 12 का आधा 6, और 24 और 6 छोड़ दोगे मतलब 240 और 60 300 हो गया। ठीक है, मैथ आ गई 300 नंबर की। फिर हमारा होता है दूसरा जीएटी। जीएटी आता है 600 नंबर का। ठीक है, अब इसके लिए मैथ के लिए आपको मिलता है 2.5 घंटा और जीएटी के लिए भी मिलता है 2.5 घंटा, दोनों के लिए आपको 2.5 घंटा मिलता है। ठीक है, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स हमारी होती है एसएसबी जो कि होती है इंटरव्यू। ये हमारा होता है 900 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें 900 मार्क्स में भी आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो उसका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, हर चीज टेस्ट को क्वालिफाई करके आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑप्ट करने होते हैं। वरना बच्चा अगर आप मिनिमम मार्क्स भी लाके अगर चाह रहे हो कि मैं अंदर हो जाऊं तो वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो लास्ट वाले होते हैं वो कभी ना कभी और मैक्सिमम केसेस में वो मेरिट आउट हो जाते हैं। तो हम लोगों को वो नहीं होना है। ठीक है, अगला देखते हैं सिलेबस क्या है। तो बच्चा देखो, सिलेबस क्या है रिटन एग्जाम का, वही जो अभी तक आपने 11th और 12th में मैथ पढ़ा है, वही इंग्लिश ग्रामर आती है। ठीक है, वैसे तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इंग्लिश ग्रामर से कोसों दूर रहते हैं, बट कोई नहीं, हम लोग के जब एग्जाम होते हैं तो उसके बाद हम लोग के पास जो 1-1.5 महीना रहेगा हम लोग उसमें इंग्लिश को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जाएंगे। और रही बात जीएटी की, तो मैं आपको बता दूं जीएटी में आपका प्लस पॉइंट क्या है, साइंस। ठीक है, साइंस का आपका प्लस पॉइंट है, आपको हिस्ट्री नहीं आती है, पॉलिटी नहीं आती है, इकोनॉमिक्स नहीं आती है, ज्योग्राफी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको साइंस आ रही है। आप ये मत देखो कि मेरा क्या नहीं कवर है, आप देखो मेरा क्या कवर है और मैं उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि बच्चा जो अगर अभी आपको आ रहा है आप उसी को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, तो जो नहीं आ रहा है आप जीएस की तरफ भाग रहे हो। जीएस तो अथाह सागर है ना मेरे भाई, और जीएस में आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता दूं यहीं पे। जीएस में आप कुछ ना करो, आप बस 6 से लेके 10 तक एनसीईआरटी पढ़ लो। किसकी, ज्योग्राफी की पढ़ लो, ज्योग्राफी पकड़ लो, कोई दो सब्जेक्ट पकड़ लो, ज्योग्राफी पकड़ लो और चाहे ये पकड़ लो सिविक्स पकड़ लो मतलब पॉलिटी, और या फिर हिस्ट्री, इन तीनों में से कोई दो पकड़ लो। और जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को आप 9-10 पढ़ लो बस, और आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, आप लिख के ले लो। इसके अलावा अगर आपका ना हो तो फिर मेरे को बताना। ठीक है, श्योर एंड शॉर्ट बता रहा हूँ, बस इतना ही लेके चलो, जीएस के पीछे पागल मत रहो। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बच्चे ऑफलाइन में भी क्या चीज़ करते हैं कि अगर अगर उन्होंने 12th में पीसीएम ले रखी है, सर मेरा जीएस वाला पोर्शन वीक है इसलिए मेरे को और लग रहा है कि मेरे को फिर से तैयारी करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है भाई मेरे, तुमने 11th पढ़ी है, अच्छे से मैथ की है, 12th पढ़ी है, मैथ की है, मैक्सिमम पोर्शन कौन लेके जा रहा है, मैथ लेके जा रहा है। जो जीएटी वाला पोर्शन है इंग्लिश है, मैं मान रहा हूँ कि इंग्लिश में दिक्कत है, बट इंग्लिश में दिक्कत होने का मतलब क्या है, प्रैक्टिस भाई 1.5-2 महीना बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि इतना भी इंग्लिश से दूर नहीं हो। ठीक है, उतना भी दूर नहीं हो, इतनी तो इंग्लिश आती होगी। और उसके बाद रही बात जीएस की, तो जीएस में आपको क्या करना है, आप बस ये कर लो
जो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी और साइंस वाला पोर्शन आपका है, ये न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, अगर इक्का दुक्का आते भी हैं तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं। और उसके बाद क्या आ जाएगा, सीए करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करोगे, लास्ट 6 महीने या किसी की भी वीडियो उठा के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी देखो, किसी की वीडियो उठा के कर लो, क्योंकि बच्चा देखो करंट अफेयर्स का ये खेल है, कभी कभी देखो लोग पूरे साल पढ़ते रहते हैं, पेपर में जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन से आता है, वो उन्होंने वो चीज कवर ही नहीं किया होता है। क्योंकि जीएस क्या है ना, जीएस एक अथाह सागर है, आप जितना अंदर घुसते जाओगे वो आपको उतना ही अंदर घुसाती जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें वही है जो हमारी 11 12 में जो पढ़ते हैं, अलजेब्रा, मैट्रिसेस, ट्रिग्नो और ज्योमेट्री, वेक्टर, स्टैट। ठीक है, इंग्लिश में भी ये सब आप देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं आप अपना जो पीटी होता है, मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट। तो एसएसबी प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, सेक्शन प्रोसेस, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। या आप जानते ही हो, सबसे पहले क्या होता है, OIR होता है, जो कि क्या बोलते हैं उसे, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ठीक है, और उसके बाद टेस्ट आर पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, जो कि हम लोग पीपीडीटी कहते हैं उसको। द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ OIR टेस्ट एंड पीपीडीटी। ठीक है, इसके उस पे आपकी जो 5 डेज की एसएसबी होती है, जो फर्स्ट डे होता है, पहले तो आपका होता है कि आप फर्स्ट डे पहले एंटर हो, उसके बाद जाके आप और चीज़ों को टैकल करोगे। ठीक है, पहले तो एंटर हो। तो हमारा जो OIR होता है और पीपीडीटी होता है, इसी के बेसिस पे हमारा ये डिसाइड होता है कि मैं हम लोग फर्स्ट डे एंटर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, स्टेज 2 क्या होता है, ये तो स्टेज फर्स्ट की बात थी। स्टेज 2 में क्या होता है, इसमें हमारा जो इंटरव्यू होता है, जीटी होता है, मतलब ग्रुप टेस्टिंग होता है, ऑफिसर टास्क होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट होता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, वो जब कभी आप एसएसबी फेस करोगे तब आपको पता चलेगा कि अगर फर्स्ट डे आपने टैकल कर लिया तो आपके हर दिन टेस्ट ही टेस्ट चला करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई टेस्ट इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ईच एंड एवरी टेस्ट इंपॉर्टेंस अपनी रखता है काफ़ी। ठीक है, उसके बाद द पर्सनैलिटी ऑफ कैंडिडेट इज वो असर्टेड बाय द 3 डिफरेंट एसेसर वहाँ पे होते हैं। कौन कौन से, एक तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देर इज अ नो सेपरेट वेटेज फॉर ईच टेस्ट, सेपरेट वेटेज नहीं है, सबका ऑल ओवर इसमें देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो इस पे कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस पेज पे आ जाते हैं। देखिए ये पेज क्या कह रहा है, देखिए मैं आपको हर एक पेज पे लेके चल रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हर एक पेज को मैं आपको समझाता चल रहा हूँ ताकि इसका सारा डाउट ही खत्म हो जाए। ठीक है, अब की बार से कि कैसे क्या है, और सारी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ को वो हाईलाइट किया है। ये पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, इसको हम लोग देख ही चुके हैं कि 1/3 इसमें रॉन्ग आंसर की पेनल्टी होती है, जो कि होती है 0.33 मार्क्स की। ठीक है, अब इसमें क्या है, देर आर 4 ऑल्टरनेटिव फॉर द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे फॉर ईच क्वेश्चन, फॉर द ईच रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/3 ऑफ द मार्क असाइन टू द क्वेश्चन विल बी डिरेक्टेड एज अ पेनल्टी। ठीक है, इफ द कैंडिडेट गिवन, हाँ बच्चा अब देखो यहां से आपकी कहानी स्टार्ट हुई। मेन पॉइंट आपका ये है, ये पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट क्या है जो बच्चों के सबसे ज्यादा डाउट होते हैं इसमें, कि सर अगर मैं एक से ज्यादा पॉइंट को अगर टिक कराऊं तब क्या कहानी होगी। तो सुनो इसकी कहानी क्या है, इफ द कैंडिडेट गिवन मोर देन 1 आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग। ठीक है, अगर आपने एक लाइन में ऐसे 4 गोले दिए हैं और आपको लग रहा है भैया यहू है, उसने खुद ही तुमको क्वेश्चन दिया है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, और तुमने उसको उल्टा दे दिया है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो भैया क्वेश्चन बाजी थोड़ी ना चल रही, वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम उसको दे रहे हो कि जो तेरे को सही लगे वो तो कर लियो। तो ये काम नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने एक से ज्यादा सर्कल, मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 1 है, भर दिया है, तो ये क्वेश्चन गलत की कैटेगरी में लिया जाएगा। गलत का मतलब हो गया कि इस ये नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, तो ये काम मत करके आना। ठीक है, ये काम मत करके आना। इट विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग आंसर इवन इफ वन ऑफ द गिवन आंसर हैपेंस टू करेक्ट, मतलब अगर दोनों में से एक सही भी है तब भी वो रॉन्ग में जाएगा, एंड देयर विल बी द सेम पेनल्टी एज अबव ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, ये समझे मेरे बच्चे। अब देखो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ अ क्वेश्चन इज अ लेफ्ट ब्लैंक,
अब वही बात हो गई, अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें 4 सर्कल है, आप इसमें कुछ नहीं करके आए हो, पूरे वो छोड़ दियो, ब्लैंक छोड़ दियो, तो इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं होगी, ठीक है, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटे जाएंगे, क्योंकि ये गलत है ही नहीं ना, ये सही नहीं है तो गलत भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है तो इसके लिए पेनल्टी क्यों होगी, ठीक है। अब उसके बाद राइट विद दी ये ब्लैक बॉल पेन ऑन योर सेंटर एंड सब्जेक्टेड फॉलोड टू बुकलेट सीरीज, सब्जेक्ट कोड, सारी ही चीज़ें कि आपकी बुकलेट सीरीज कौन सी है, आपको ABCD कौन सा सेट मिला है, ये सारी चीज़ें जो आप फिलअप करोगे वो भी ब्लैक बॉल पॉइंट से ही करोगे, किसी और पेन से मत कर देना। कैंडिडेट शुड नोट दैट एनी वो ओमिशन मिस्टेक डिस्पेंसरी इनकोडिंग टू filling in the detail in the OMR sheet, especially with regard to roll number and textbook slip, will render the answer sheet liable of rejection। मतलब बच्चा इसका क्या हो गया, अगर आपने OMR शीट में रोल नंबर ही गलत भर दिया, मतलब क्या हुआ इसका समझो कि भाई साहब आपको कल को आप सेलेक्ट हो गए, आपको भेजा गया कि आप जाके वहां पे ये लोग बंदी हैं, जाके इनको छुड़ा के लेके आओ, और आप उसके बगल वाले रूम में घुस गए। अब उसके बगल वाले रूम में घुसने का क्या नुकसान हुआ, सबसे पहली बात आप वहां तक पहुंचे नहीं, और दूसरी बात आपने उसको सतर्क कर दिया कि भाई आप पे हमला होने वाला है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना। तो मतलब क्या है कि रोल नंबर तो कम से कम ढंग से देख के भर लिया करो, रोल नंबर तो गलत मत भरो, क्योंकि अगर रोल नंबर अगर ही गलत हो गया तो बच्चा क्या होगा, क्योंकि एक रोल नंबर एक मात्र तरीका है जिससे वो आपको जानते हैं, आपको नाम से कोई नहीं जानता है, वहां रोल नंबर से जानते हैं, SSB में जाओगे तो चेस्ट नंबर से जानेंगे, नंबर से ही जाने जाओगे, तो जब नंबर से ही जानना है तो वो नंबर गलत ही क्यों करना है, और अगर रोल नंबर गलत कर दिया तो आपके कॉपी रिजेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है, और उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ आप होगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे शुड यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली टू दी डार्कन द सर्कल फॉर राइटिंग इन द बॉक्स, दे शुड यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, और सिंस द एंट्रीज मेड बाय द कैंडिडेट बाय डार्कनिंग द सर्कल विल टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल evaluating the answer sheet on the computerized machine, they should make these entries very carefully and accurately। तो वही बोला है कि भाई सर्कल को ढंग से भर दो, ठीक है। उसके बाद in case for each item you are so select any one response, if you select more than one response your answer will be considered wrong, वही बात इन्होंने बता दी यहाँ भी, ठीक है। you have to mark your answer response by completely blackened, वही बात कहा है कि ढंग से भरो, ढंग से भरो, ठीक है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करो, ठीक है। देखो ये कुछ उसका वो प्रोफार्मा दिया है कि ऐसे हमारे रोल नंबर दिए होते हैं, इसमें ऐसे रोल नंबर भरो, बुकलेट को पूरा ऐसे ब्लैक करो जो भी आपको सीरीज मिली हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखो। अच्छा देखो एक पॉइंट और यहाँ दिया है, कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, वो तो भाई है ही है, आप कंट्री को सर्व करने जा रहे हो, अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं होगे तो क्या ही सर्व करोगे, तुम अपने से ही जूझ रहे हो, कंट्री को क्या संभालोगे, कद्दू। तो देखो कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट अकॉर्डिंग टू दी प्रेस्क्राइब फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया गिवन बिलो एज पर दी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस एज ऑन द डेट पब्लिकेशन एंड दिस गाइडलाइंस आर सब्जेक्ट टू रिवीजन। मतलब इसको ध्यान से देख लो, फिर वहां जाके ये ना कहना कि हमको ये चीजें नहीं पता थी, ठीक है। तो देखिए इस चीज को मैं करूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए वीडियो को।